स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? साथ में उसकी हमने की थी अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण, मतलब डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया था हमने। उसके बाद फिर हमने उसका ग्राफ वगैरह देखा था। दो तरह के ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे, एक तो ओरिजिन से जाने वाला और एक इंटरसेप्ट बनाने वाला। दोनों ग्राफ हमने इजीली समझ लिए थे। जो हमें इक्वेशंस मिली थी डेरिवेशन में, उन्हीं के बेसिस पर हमने उसके ग्राफ ड्रॉ किए थे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था विल्हेल्म इक्वेशन। विल्हेल्म इक्वेशन में कुछ नहीं था, जो हमें एक्सप्रेशन मिला था k का, उसी को हमने कुछ दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। एक काम किसने किया था? विल्हेल्म नाम के किसी साइंटिस्ट ने ये काम किया था। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? विल्हेल्म इक्वेशन। आई बात समझ में? अब आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इसके हाफ लाइफ पीरियड पर। मतलब कल कितने टॉपिक हो गए थे हमारे कल टॉपिक हो गए थे भाई 3। आज फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे हम, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ पीरियड, कुछ भी कह लो, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, इस पर बात करेंगे। अब मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहां पर? जब मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी, वहां पर मैंने बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम होता है, वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है। मतलब एट द टाइम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। मतलब अगर आपने इनिशियल टाइम में कंसंट्रेशन कितनी हो, 10 मोल, वहां पे मैंने ऐसे बताया था, तो T half is that time when this concentration becomes half of initial। मतलब अगर 10 है तो हाफ मतलब 5 हो जाए। जितना भी मान आप स्टार्टिंग में लेकर चलोगे उसकी जस्ट हाफ हो जाए, आधी हो जाए, उस समय को या उस टाइम को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। गॉट इट और नॉट? आई बात समझ में? उस टाइम को क्या बोलोगे आप? हाफ लाइफ पीरियड बोलोगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इससे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने कहां पर एक्सप्लेन किया था, जीरो ऑर्डर के अंदर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। हर तरह के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की अलग अलग तरह की वैल्यू होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, अलग मान होता है। तो देखो वापस से हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन। कल जो के वाली इक्वेशन आई थी ना, वो कौन सी इक्वेशन थी? आई थिंक 4 थी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मतलब समीकरण 4 से बोलो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303। और ये लो यू नो दैट दिस इज इन 10 बेस एंड a upon a minus x। बोलो इतना आया था 2.303 अपॉन d log 10 a अपॉन x। यही मान आया था, यही फॉर्मूला आया था। नाउ वी अप्लाई एन कंडीशन। कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे हम? एक कंडीशन बताई थी मैंने आप लोगों को कि t इज इक्वल टू t हाफ। बोलो सही है? हमने जीरो ऑर्डर में भी ये लगाया था, यहां भी ये लगाएंगे। तो हमने क्या बोला कि जो x है, जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। तब t इज इक्वल टू t हाफ, x इज इक्वल टू a/2। देन अब ये उसी की तरह है जैसे कि माना कि कोई रिएक्शन थी, कहां से कहां जा रही थी? a to p, t इज इक्वल टू 0, t बराबर 0। ये a तो ये कितना होगा? 0। यू नो दैट 8t इज इक्वल टू 0। रिएक्शन डज नॉट स्टार्ट। कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है अगर हम t हाफ की बात करते हैं। तो इसका हाफ होगा, मतलब यहां पर कितना हो जाना चाहिए? a/2। तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी, शेष जो मान होगा वो कहां जाएगा?
अरे कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट के पास जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको जीरो में भी समझाया था, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी समझाया था। वैल्यू पुट कर दो तो आपको इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ये हो जाएगा a, और यहाँ पर a माइनस एक्स, अभी अभी लिखा था a और ये a/2 है था, तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, a माइनस एक्स की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ भी क्या आएगा, a/2, a से a कैंसिल, तो इधर कितना आ जाएगा 2.303। ये log ये 10, बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बोलो, अरे इतनी ही होती है क्या, करेक्ट और नॉट, इतनी होती है, बिल्कुल सही, इतनी ही होती है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। ये लो भाई, यहां से टी हाफ, ये हो गया टी हाफ। इसको सोल्व करोगे ना तो कुछ इतना आंसर आएगा, करके देख लेना, 0.693, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा कि बोलो टी हाफ का फॉर्मूला आया कि नहीं आया। मतलब अगर आपको उसका रेट कांस्टेंट गिवन कर दिया जाए, वेग स्थिरांक दे दिया जाए, तो आप अर्धधायु काल या टी हाफ का मान निकाल सकते हो। अब आपको पता है जीरो मॉडल में हमने लिखा था ऐसा कुछ कि टी हाफ होता है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये बढ़ेगा। बोलो यहाँ पर एक कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये जो टी हाफ है यह इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। a की पावर 0 का मीन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ a टू पावर 0, 1, मतलब डिपेंड ही नहीं करता। a कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो, हमेशा टी हाफ एक ही रहेगा। ये 5 हो, 10, 15, 50, 100, 200, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, हमेशा मान कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको चेंज करने पर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। इतना हम इसके अंदर करेंगे। तो सिंपली हमने ये किया है, जो हमने जीरो ऑर्डर के अंदर किया था वही कंडीशन अप्लाई की, सोल्व कर लिया तो हमें टी आपका फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से हम अर्धधायु काल कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखो डेफिनेशन, वह समय जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, अर्धआयु काल कहलाता है, अर्धआयु काल कहलाता है। लिख लो भाई, हाँ बिल्कुल, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग लिखिए द टाइम एट विच concentration of reactant becomes half of initial, concentration of reactant becomes half of initial is called half-life period, is called half-life period। डन, कंप्लीट कर लीजिए। यस, टिल दिस इक्वेशन फास्टर, जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट लेके करना, आपको पता ही सही तो आपने कर लिया होगा, या वीडियो पॉज कर लो, कुछ भी कर लो लेकिन कर लो बस। लिखो इसके नीचे, उपरोक्त सूत्र से अर्धआयु काल
ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र से अर्धआयुकाल ज्ञात किया जा सकता है। अर्धआयुकाल ज्ञात किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखो उपरोक्त समीकरण अर्धआयुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध है। अर्धआयुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध है। संबंध है। अगली लाइन से लिखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आई थिंक यही आता है अभी। निर्भर नहीं करता। ठीक, आप लोग लिखिए by above formula half-life period can be calculated by above formula. Half-life period can be calculated. Next time लिखिए above formula is relation between half-life period and rate constant. Half-life period and rate constant. Next time लिखो it's clear half-life period does not depend on initial concentration of reactant. Done or not, write on comment. Okay, देखो हर चीज कमेंट किया करो मुझे। हर चीज समझ में आए तो भी कमेंट करो और नहीं आए तो भी कमेंट करो। अब हम निकालेंगे अगला टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। जीरो में तो कुछ था ही नहीं, एक आध टॉपिक था इसमें। अभी देखो 5 तक पहुंच गए, एक आध और आएगा। समय अंतराल सूत्र, टाइम इंटरवल फॉर्मूला निकालना है हमें। क्या होता है भाई, क्या होता है, कभी कभी हमें रिएक्शन में दो तरह की कंडीशन दी होती है। कैसे कि इतने टाइम पर इतनी कंसंट्रेशन, या फिर ऐसे बोलो कि इतने टाइम पर इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई और इतने टाइम के बाद में इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मतलब दो कंडीशन दी होती है। अभी तक हमने केवल एक ही कंडीशन का किया है कि टी हो गया, टी बराबर 0 पर इतना, टी पर इतना हो गया, फिर हम शुरू हो जाते हैं हमारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन अब दो कंडीशंस होंगी, टी बराबर 0 तो होगा ही होगा, उसके अलावा दो टी और होंगे कि इस T1 पर तो इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई और T2 पर इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई। फिर उनकी सहायता से हम किस तरह से T1 T2 या उनके टाइम इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है, मतलब समझ आ रहा है। देखना भी, ये माना कि कोई रिएक्शन ऐसे कहां जा रही थी P के पास, T = 0 पर ये A था तो ये 0, ओके इतना ही होगा भाई।
अब मैंने t इज इक्वल टू t1 की बात की, t बराबर t1 की बात की। सपोज करो x1 कंसंट्रेशन कहां चली गई हो, e के पास चली गई हो, तो इधर से कितना कम हो गया, x1 कम हो जाएगा। अगर हम किसी अनादर t2 की बात करते हैं, तो उस पर सपोज करो इधर जो कंसंट्रेशन गई वो कितनी हो गई, x2, तो इधर से कितना कम हो गया, x2 कम हो जाएगा। बोलो एकदम करेक्ट है कि नहीं है? बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? t बराबर 0 जितना है, मैंने किसी t1 की बात की तो x1 इधर आ गया, किसी t2 की बात करता हूं तो x2 इधर आ जाएगा। नॉर्मल है, t1 है तो x1 कर दिया, t2 है तो x2 कर दिया, केवल t ही होता तो ना तो x1 ना x2, सीधा क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, जैसा कि हम बाकी कंडीशंस में करते आ रहे थे। बोलो एकदम सही है कि नहीं है? सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों कंडीशन के लिए मैंने क्या लिखा, रेट लो। प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से from integrated rate equation of first order रिएक्शन। ठीक, बोलो कितना होता है भाई, k इज इक्वल टू 2.303 और ये t लो इधर बेस कितना चलता है, 10 a अपॉन a माइनस x। अगर यहाँ t1 की बात करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, x1। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कभी भी आप a1 मत कर देना, क्योंकि ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है। ये किसी एक अभिक्रिया के लिए एक ही होता है, चाहे टाइम कुछ भी हो, ये कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अरे तभी तो इसका नाम रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, नियतांक, स्थिरांक। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए ये के एक ही होता है। अब उसमें टाइम बदलता जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस किस में होगा, एक तो टाइम बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, मतलब ये टाइम बदलेगा, यहाँ की कंसंट्रेशन बदलेगी, यहाँ की कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन उसका क्या कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक कि आप रिएक्शन को चेंज नहीं करते। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये एक ही होता है, किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए ये ऑलवेज एक ही वैल्यू होगी। आई बात समझ में? तो T1 में एक्शन कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड पर भी लगा दो भाई, T2 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस x2। बोलो एनी प्रॉब्लम नहीं? T1 तो x1, T2 तो x2। यहाँ से और यहाँ से T1 T2 की वैल्यूज निकाल लीजिए। दिस एम्प्लाइज यहाँ से T1 की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो T इधर T1 इधर, सिंपल है। ये हो जाएगा k, ये लो a अपॉन a माइनस x1। इक्वेशन नंबर 3 एंड T2 2.303 और ये k, और ये हो जाएगा लो a अपॉन a माइनस x1। इक्वेशन नंबर 4। बोलो एनी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी दिक्कत? अब क्या करो, T2 में से T1 को माइनस कर दो। इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3,4 से व्हाट आर इन T2 माइनस T1, ठीक है ना। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले मैं लिख देता हूं, है ना, एक बार मैं लिख देता हूं
ताकि आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए कि इसके बाद आखिर होगा क्या। तो ये हो जाएगा x2, पहले t2 की वैल्यू, उसके बाद किसकी वैल्यू लिखनी है भाई, हमें t1 की वैल्यू लिखनी है, ये लो, और ये a माइनस x1, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। एक सेकेंड मैं इन पे डाल देता हूँ ना। ओके देखो भाई, इसके बाद क्या होगा, इसको मैं डेल्टा में लिख दूं तो किसी को दिक्कत, इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। अब यहां से देखो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, सेम सेम है ना, तो इसको क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा के ब्रैकेट स्टार, इसके बाद में ये लो a अपॉन a माइनस x2 माइनस लो a अपॉन a माइनस x1। अब देखो हमें एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा वाला भाई, log m माइनस log n, कैसे क्लोज होता है, log m अपॉन log n, और होता है कि नहीं होता, ये तो log m, अब इसकी अपॉन में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, तो इस वाले वैल्यू में क्या करूं, रिवर्स कर दूंगा, तो सीधा ये अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा, अल्टीमेटली अपॉन में जाएगा, ये नीचे आना चाहिए था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ऑटोमेटिक क्या चला जाएगा, अपॉन में। सेम मीनिंग है दोनों का, बचपन में बहुत किया होगा, a से a कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा t सोल्व होकर कितना आया भाई, ये k, और ये लो a माइनस x1 और a माइनस x2, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। सपोज a माइनस x1 is c1 and a माइनस x2 is c2, then what happened, बताओ दोनों वैल्यूज पुट कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा t 2.303 और ये के लो c1 अपॉन c2, बोलो c1 c2 की वैल्यूज गिवन कर दी जाए और आपको k दे दिया जाए, तो डेल्टा t आने से मना करेगा क्या, आपको k गिवन कर दिया, c1 c2 गिवन कर दिया, तो बोलो यहां से हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब समय अंतराल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हमें दिख रहा है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को कहा जाता है समय अंतराल टाइम इंटरवल फॉर्मूला, जिसमें हमें दो कंडीशन दी थी, इस पर तो ये हुआ, इस पर ये हुआ, दोनों पर हमने इंटीग्रेटेड डायरेक्ट इक्वेशन लगाई, समाकलित वेग समीकरण लगाई, t1 की वैल्यू t2 की वैल्यू निकाली, माइनस कर दिया, कॉमन को बाहर निकाला, सॉल्व कर दिया, तो फाइनली हमें इस तरह का फॉर्मूला मिल गया। आई बात समझ में, जल्दी से कर लो, लिखो इसके नीचे पहले टॉपिक में लिखो, माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, कंप्लीट कर लो भाई, यस यहां तक कंप्लीट करना है, जल्दी करो। Out you suppose any first order reaction, suppose any first order reaction takes place like following way, takes place like following way, कंप्लीट कर लीजिए, यस पूरा कंप्लीट मींस पूरा, स्क्रीनशॉट लेकर करना, आपको पता है इसी, ले लिया होगा आपने ना, कर लेना भाई यहां तक। इसके नीचे लिखो जो कि समय अंतराल सूत्र है, जो कि समय अंतराल सूत्र है, जो कि समय अंतराल सूत्र है, which is time interval formula, which is time interval formula,
टाइम इंटरवल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ K1, यूनिट ऑफ K1 पर बात करेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे भैया। टॉपिक नंबर 6, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब वेग स्थिरांक। ठीक, देखो भाई कितना था हमारे पास, कितना था रेट कांस्टेंट, ये लो a अपॉन a माइनस x। तो यहां से अगर इसकी यूनिट निकालते हैं तो इसकी यूनिट होगी क्या, कोई भी नहीं होगी। बताओ इधर t है तो t की कितनी होती है, सेकंड। और log में देखो ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कटेगा तो कुछ यूनिट बचेगी क्या अंदर, कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी कोई यूनिट सोल्व होकर आएगी क्या, नहीं आएगी। तो हमें बाहर कितना मिला, सिर्फ इतना मिला। इसको हमने सोल्व कर लिया तो बताओ कितनी यूनिट आ गई, सेकंड इनवर्स। और आपको ध्यान है एक बार मैंने जब आपको k का डेरिवेशन करवाया था वहां भी निकाली थी, वहां भी कितनी निकल कर आई थी, सेकंड इनवर्स निकल कर आई थी। और यहाँ भी कितनी आ गई, सेकंड इनवर्स। दोनों आ गया कि नहीं आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे किस पर, इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। फटाफट से लिख लो, फिर न्यूमेरिकल लिखो भाई पहला। जल्दी कर लो। कर लिया होगा, लिखो नंबर 1 न्यूमेरिकल। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 40%, 10 सेकंड में 40% पूर्ण हो जाती है, 40% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक, कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने किसको सॉल्व किया था, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को, शून्य कोटि के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ऑलवेज हमें एक रिएक्शन माननी है जो ऐसे कहा जाएगी p की तरह, t बराबर 0 पर। यहाँ a कहते हैं a, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में ली होगी वो ऑलवेज कितनी होती है, 100% होती है। बोलो है कि नहीं है। अब हमने कितने टाइम की बात की, t = 10 सेकेंड, यही है ना, t = 10 सेकेंड की बात की। बोलो कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट मतलब पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण का मतलब इतना मान कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो रिमेनिंग मान कहाँ बचेगा, इधर की तरफ बचेगा। बोलो बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ से सब कुछ जानते हैं, a परसेंट को रिमूव करोगे तो 1 आएगा, ये होता है a - x, परसेंट को रिमूव करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। बोलो आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, k1 चाहिए, 2.303, ये t और ये लो, ये a और ये a-x, a भी गिवन है, a-x भी है, t भी है, तो k1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सोल्व करो फटाफट।
इतने में मैं इंग्लिश वाले बच्चों को लिखाता हूँ। लिखो भाई, any first order reaction complete 40% in 10 seconds. Complete 40% in 10 seconds. In 10 seconds. Then calculate rate constant. ओके, तो ये ऐसे हुआ। आगे वैल्यूज पुट कर दो भाई। देखो ये 2.303, ये हो जाएगा कितना 10, उसके बाद में ये लो ये 1, a माइनस एक्स कितना है 0.6 है। ठीक है भाई, सोल्व करो इसको 2.303 और ये हो जाएगा 10, इसकी जीरो हटा ऊपर की तरफ तो कितना बना 10/6 और बना कि नहीं बना। log m अपॉन इसको कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखना, कैंसिल करोगे तो पाई बनेगा। और log 5 की वैल्यू पता है क्या हमें? नहीं पता, जनरली नहीं पता, कुछ को पता होगी कुछ को नहीं पता होगी, लेकिन हमें log 2 की वैल्यू भी पता होती है और log 3 की वैल्यू भी पता होती है। तो इसको कोशिश करनी है, हमें ट्राई करना है कि ये log सोल्व कर कैसे भी करके 2 में कन्वर्ट हो जाए या 3 में कन्वर्ट हो जाए, 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाए तो वैल्यूज पुट कर सकें। ऐसा ट्राई करना है आपको। तो देखो ट्राई करते हैं, होगा बिल्कुल होगा और ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा जो हो जाएगा। तो m अपॉन n से ओपन कर दो, ये log 10 माइनस log 6 था, इसको मैं 2 into 3 कर दूं तो किसी को दिक्कत? 6 था ना, यहाँ 6 था तो 2 into 3 कर दिया मैंने, कर दिया। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको m माइनस n से ओपन कर दो तो ये log 2, ये माइनस बीच में प्लस आएगा ना log m प्लस log n, तो ये माइनस माइनस उसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। अरे पता तो है ना, ये फॉर्मूला होगा ये वाला, ये log m into log n, तो ये यहां से होगा log m प्लस log n, ये प्लस था ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.303 और ये 10, ये 1 माइनस से कितना हो जाएगा 0.3010 और ये कितना हो जाएगा 0.7, इतना हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा। K1 is equal to 2.303 और ये 10, बोलो पा इन दोनों को ऐड करते हैं जरा, ये 1 हो गया 8 7 और 7, बोलो कितना आएगा सही है। अब इसको इस पर माइनस करोगे आप तो ये 9, फिर 9 से 1, फिर 9 से 2, फिर 2, इतना आएगा भाई। तो 2 सबको देखो इतनी सी मैथमेटिक्स आती होगी भाई, है ना, सब इंटेलिजेंट है, इतनी मैथमेटिक्स सबको आती होगी। अब इसको सोल्व कर लेना भाई आप, ये हो जाएगा 0.303 और ये भी कितना है 0.2219। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करने का काम आपका है। आंसर किस में आएगा सेकंड इनवर्स में। अब ये भी यूनिट निकाली थी हमने, तो क्या है कि सेकंड इनवर्स, मतलब आंसर किस में आएगा हमारा सोल्व होके सेकंड इनवर्स में आएगा। कर लो भाई फटाफट से, ऐसे करना है, सिंपल किया हमने, ऐसे किया, फिर ये वैल्यू निकाल ली, फिर फॉर्मूला लगा दिया, फिर वैल्यू पुट कर दी। हमें दिमाग लगाना है कि जो लोग हैं वो कैसे भी करके ट्राई करो कि 2 और 3 की वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए, उसमें परिवर्तित हो जाए, क्योंकि वो वैल्यूज हमें पता होती है, ये भी हमें पता होता है, ये भी हमें पता होता है, लेकिन बाकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती है। इस वजह से ट्राई करना है कि उसमें चला जाए और फिर सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक,
कर लिया होगा, कर लेना पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन वो घर से करने के लिए, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 60% पूर्ण होती है, 60% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो। आप लोग लिखिए, एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, any first order reaction complete 60% in 20 minutes, complete 60% in 20 minutes, then calculate half-life period of reaction, then calculate half-life period of reaction, half-life period of reaction. ठीक, तो पहले हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला देखना, उसमें क्या क्या चाहिए हमें। तो आपको लगेगा K1 चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो K1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जैसे मैंने अभी निकाली थी ऐसे करके फॉर्मूला लगाओगे आप। K1 की वैल्यू आएगी, वही इक्वेशन माननी है आपको पहले, ऐसे P उसमें लिखो T0 पर इतना, T = 15 मिनट्स पर इतना, वही सोल्व करना है जैसे मैंने सोल्व किया था ना। सेम प्रोसेस के द्वारा आपको K1 निकालना है और उसकी वैल्यू T आप में पुट करोगे तो आपको अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा करके आपको सोल्व करना है और मुझे आंसर कमेंट करना भाई, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ते हैं, कल इसके कुछ न्यूमेरिकल और इसके एग्जांपल पर बात करेंगे। इसके एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो हम सबको कल देखेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं भाई।